बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो थर्ड चैप्टर दिया हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग फोर्थ चैप्टर यानी केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेना हमको ज़रूरी है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इसमें किस चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप ये फेमिलियर होंगे ये पहले से कि जैसे डायनेमिक्स और काइनेटिक ये दो तरह के वर्ड होते हैं। तो डायनेमिक बोले या काइनेटिक्स बोले, दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं लगभग। काइनेटिक्स में भी होता है कि मूवमेंट से रिलेटेड कुछ बात की जाती है, डायनेमिक्स में भी फिजिक्स का ब्रांच है तो मोशन से रिलेटेड बात हम लोग करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में पता लगाना, उसके बारे में डिस्कस करना। बेसिकली यहाँ पर जो काइनेटिक्स वर्ड है ये ग्रीक लेटर काइनेसिस से बना हुआ है और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, और इसमें जोड़ दिया गया है हमारा केमिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल का मूवमेंट। तो जैसे कोई भी रिएक्शन आप कराते हैं तो देखते हैं कि कुछ हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, तो जिस समय स्टार्ट होता है कोई रिएक्शन उस समय में आपको रिएक्टेंट्स का परसेंटेज मैक्सिमम रहता है और प्रोडक्ट का परसेंटेज 0 होता है। जब रिएक्शन शुरू होता है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट के परसेंटेज कम होते जाते हैं और उनके जगह पर जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनका रेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उनका अमाउंट बढ़ते जाता है या कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो एक तरफ आपका रिएक्टेंट कम होता है, दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट बढ़ता है। और ये भी देखा जाता है कि एक बार रिएक्टेंट लेकर के रिएक्शन स्टार्ट करा दिए तो उसके बाद शुरू में जिस रेट से रिएक्शन होता है बाद में या अंत तक सेम वही रेट नहीं रहता है। किसी में शुरू में बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। ओवरऑल देखा जाए तो जनरली यही पाया जाता है कि शुरू में रिएक्शन आपका फास्ट रेट से होता है और कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका रेट कम होते जाता है और अंत में वो रेस्ट में हो जाता है रिएक्शन, या हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्राप्त कर लेता है। तो ये रिएक्शन के रेट का बढ़ना घटना या उससे जो भी रिलेटेड स्टडी हम लोग करते हैं वही हमारा मेन थीम होता है केमिकल काइनेटिक्स का। तो एक सिंपल डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ the study of the reaction rates, the factors affecting the rate of reaction and mechanism by which the reaction proceed। अब वर्ड की बात जो हमने की तो the word kinetics is derived from the Greek word kinesis मीनिंग मूवमेंट, यानी काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट और उसी से ये केमिकल काइनेटिक्स वर्ड जनरेट किया गया है, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और उनके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं। ठीक है। अब जब हम इसमें आते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे रिएक्शन रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन शुरू होता है तो उसमें कुछ कंसंट्रेशन रहता है, कुछ अमाउंट दिया रहता है रिएक्टेंट का, और उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन शुरू होता है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी एक प्रोडक्ट के इंक्रीज रेट के द्वारा या किसी भी एक रिएक्टेंट के डिक्रीज रेट के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ rate of disappearance of any of the reactant or rate of appearance of any of the product। कोई भी रिएक्शन में किसी भी एक रिएक्टेंट का रेट रिएक्टेंट जब भी होगा तो डिक्रीज करेगा, डिसअपियर होगा, और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा या एपियर होगा। तो आप
रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में किसी भी एक रिएक्टेंट के डिक्रीजिंग रेट या डिसअपियरेंस रेट के द्वारा बता सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोडक्ट के अपीयरेंस रेट के द्वारा भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन है A+2B = C, यानी ये कोई रिएक्टेंट है, B कोई रिएक्टेंट है जिसके 2 मोलिक्यूल लिए गए हैं और उससे आपको C बन रहा है 1 मोलिक्यूल। अगर इसके रेट की बात की जाए तो अगर A का अमाउंट शुरू में कुछ होगा कंसंट्रेशन और बाद में कुछ डिक्रीज हुआ होगा तो उसका कितना चेंज होगा, तो कहीं भी चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो बाद वाला जब कम हुआ होगा A का अमाउंट और शुरू में मोलर कंसंट्रेशन A का ज़्यादा होगा तो कम में से ज़्यादा को करेंगे तो निगेटिव डिफरेंस आएगा। तो यानी A का जो चेंज हुआ तो A के चेंज को हम कहते हैं डेल्टा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी मोलर कंसंट्रेशन A में चेंज, और वो चेंज निगेटिव होगा तो आप निगेटिव साइन देंगे क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। और उसमें मान लीजिए कि टाइम आपका लगा T2 - T1 यानी डेल्टा T हुआ, तो अगर A के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन A के टर्म में हो जाएगा कि माइनस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगर उसी चीज़ को हम B के टर्म में लिखना चाहें तो B में भी लिख सकते हैं, B का भी कम होगा तो माइनस लगा देंगे तो और यहाँ 2 लिखा गया है तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा रहता तो 1/3, यहाँ 4 लिखा रहता तो 1/4 हो जाता है, क्योंकि 4 मोल लिए है हमको 1 मोल का रेट निकालना है। तो यहाँ पर -1/2 इंटू डेल्टा B यानी B के मोलर कंसंट्रेशन में चेंज बाय डेल्टा T हो जाएगा। या फिर C के टर्म में आप लिखना चाहें तो C में चेंज कितना होगा, पॉजिटिव चेंज होगा, पहले 0 था बाद में कुछ बढ़ेगा, डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय फिर टाइम T लगा है, जितना देर में इसका चेंज हुआ उतना देर में इसका चेंज हुआ, उतना ही देर में इसका चेंज हुआ, तो इसके टर्म में ये हो गया, इसके टर्म में ये हो गया और इसके टर्म में जाएंगे तो ये हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट के टर्म में आप करेंगे तो पॉजिटिव रेट होगा और रिएक्टेंट के टर्म में करेंगे तो आपका निगेटिव रेट होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये ओवरऑल हमने लिया है कि ओवरऑल चेंज हुआ है यहाँ मोलर कंसंट्रेशन का और ओवरऑल चेंज हुआ है यहाँ टाइम का। तो टोटल चेंज में टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो उससे जो हमको वैल्यू मिलता है उसको हम लोग एवरेज रेट कहते हैं। एवरेज रेट या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जो फार्मूला हमारा दे रहा है ये हमको एवरेज रेट बताता है। और ये अब इस एवरेज रेट में हो सकता है कि कभी बीच में रिएक्शन फास्ट हुआ हो, कभी स्लो हुआ हो, लेकिन हम लोग एंडिंग पॉइंट को लेकर के ये डिफरेंस निकाले हैं तो इसलिए ये ओवरऑल एवरेज वैल्यू देगा, यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देगा। इसके बाद अब इस रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं तो इसका यूनिट क्या देते हैं, तो यूनिट के लिए जैसे मोलर कंसंट्रेशन है ऊपर तो मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है और उसको टाइम से डिवाइड करना है तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी मोल पर लीटर को आप सेकंड से डिवाइड किए तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया। इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट, तो आप जानते हैं ये तो एवरेज रेट हुआ, लेकिन इस फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे कि एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता है और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाला जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या हुआ है कि वैल्यू एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी खास पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो जब किसी खास पॉइंट पर निकालेंगे तो उसको हम लोग इंस्टेंट रेट कहेंगे और ये था हमारा एवरेज रेट। और आप फिजिक्स के रूल में ही जानते हैं कि किसी भी एवरेज क्वांटिटी को या जो डिवाइडिंग क्वांटिटी है वो एवरेज वैल्यू देते हैं, और अगर हम उसका इंस्टेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ भी वही बात फॉलो करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग R इंस्टेंट लिख सकते हैं और ये वैल्यू कितना होता है तो इसके टर्म में चलेंगे तो वहाँ पर डेल्टा साइन हटा करके डी लिख देंगे, यानी माइनस डी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन A बाई dt, चाहे इसके टर्म में लिखेंगे तो -1/2 इंटू डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B बाई dt, चाहे इसके टर्म में लिखेंगे तो प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C बाई
dt। तो इस तरीके से आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के टर्म में या डेरिवेटिव के टर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर आप सीधे डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो डिफरेंस के टर्म में लिखने पर वो हो जाएगा आपका एवरेज रेट। तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को बेसिकली जान गए। और अब इसके बाद रेट लॉ, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसका रेट निकालने की जो बात की है कंसंट्रेशन का, तो अगर कोई जनरल एक्सप्रेशन दिया जाता है, कोई जनरल इक्वेशन दिया जाता है तो उसका हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, तो उसके रेट से एक रिलेटेड लॉ है, उसी को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। तो रेट लॉ आपको कहता है कि इट इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ ईच टर्म रेज्ड to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। तो ये जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि रेट में हम लोग निकाल रहे थे तो किसी एक का रेट टाइम के अनुसार निकाल रहे थे, जैसे माइनस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, चाहे इंस्टेंटेनियस निकाल रहे थे तो माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। लेकिन तो वहाँ पर रिएक्टेंट के किसी भी एक स्पीसीज को लेकर के बात कर रहे थे या प्रोडक्ट के किसी एक स्पीसीज को लेकर के बात कर रहे थे। लेकिन जब एक से ज़्यादा टर्म होते हैं तो अगर हम लोग सारे स्पीसीज के टर्म्स को ले करके कुछ एक्सप्रेस करते हैं रेट को, तो उसे ही हम लोग रेट लॉ या रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग जनरली एक्सप्रेस कर रहे थे और रेट लॉ के माध्यम से कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस यही हुआ कि रेट लॉ में सारे स्पीसीज को इन्वॉल्व किया जाता है, सारे कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जो जो कंपोनेंट्स मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं, या सारे रिएक्टेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। और जब सीधे रेट रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो सिंपल ढंग से अगर हम 1 बाई 1 लेकर के करते हैं तो सीधे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है। अब मान लीजिए कि एक जनरल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, दे रहा है कि स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल लेटर्स लिखे गए हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, यानी आप उसको बोल सकते हैं सीधे टर्म में कि वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स हैं जो लिए गए हैं। और यहाँ पर ए बी सी और डी, ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं, सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो वही एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर ए बी सी एंड डी आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, रेट लॉ के अनुसार क्या होगा, तो रेट इक्वल्स टू के इंटू, पहला है हमारा ए, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर y, और ये जनरल एवरेज रेट हो गया। और इसी को कांस्टेंट के में इंस्टेंटेनियस रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो माइनस डी आर बाई डी टी। माइनस यहाँ पर क्यों लगाया गया, डी आर बाई डी टी तो सीधा रेट दे रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट दे रहा है, लेकिन वहाँ पर माइनस लगाने का मतलब ये हुआ कि ये आपका रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इक्वल्स टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। अब इसमें के जो आता है आपका, ये आपका रेट कांस्टेंट कहलाता है, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट। अब इसमें एक बात आई कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पर ध्यान देना कि बहुत सारे केसेज में ये जो डायरेक्ट नंबर दिए गए हैं वही पावर यहाँ एक्स और वाई के रूप में यूज किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी केसेज होते हैं जिसमें एक्स और वाई के जगह पर ए और बी नहीं लिख करके उसका कुछ दूसरा ही वैल्यू लिया जाता है। तो बेसिकली ये जान जाइए कि ये जो भी हम लोग निकाल रहे हैं के का वैल्यू, अगर इसमें के का वैल्यू निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर के का वैल्यू निकालना हो तो रेट
डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। आप लिख करके इसका k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, रेट कांस्टेंट निकालते हैं, तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड क्वांटिटी होती है। वो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट से हम नहीं निकालते हैं, वो एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, एक्यूरेटली फाइंड आउट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करके ही आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। जो भी डाटा दिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड डाटा होता है। तो आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके निकालते हैं, और उस कंडीशन में ये पावर कुछ अलग अलग फाइंडिंग में आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि A और B के इक्वल ही हमेशा रहेगा x y। इसीलिए इस डिफिनीशन में हमेशा ये लिखा जाता है कि मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, अब इसका हम एक आध एग्जाम्पल भी देखेंगे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के बाद, कि उसमें आप देखिएगा कि किसी के रेट में आप डायरेक्ट उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करेंगे, और किसी के रेट में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करके दूसरा वैल्यू यूज होता है जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। उसको हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर है कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एक टर्म डिफाइन किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो जब हम ये रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके मोलर कंसंट्रेशन के जो पावर दिए गए हैं, उन पावर को हम लोग ऐड करते हैं, और पावर को ऐड करके जो वैल्यू फाइंड आउट होता है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। आप रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो यहाँ पर रिएक्टेंट्स का पावर देते हैं, तो उसी पावर के सम को हम लोग उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और अगर कोई जनरल रिएक्शन लिया जाए, ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, यानी ये जनरल रिएक्शन लिया जाए, तो इसमें रेट कितना होगा, तो रेट आपका हो जाएगा यही k इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर y, यहाँ पर का पावर x हो गया। और इसका रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो सीधा x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब आइए इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स के बाद एक आध टर्म और हैं, तब ये वीडियो कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं रेट लॉज का, जिसमें हम लोग बात किए थे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी लिया जाता है कभी नहीं लिया जाता है, और बेसिकली ये रेट कांस्टेंट निकालने के लिए या रेट लॉ निकालने के लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड क्वांटिटी होता है। एक जनरल इक्वेशन लिया गया है, आपके एग्जाम्पल्स में बुक में दिया हुआ है कि 2NO गैस प्लस O2 गैस को लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो 2NO2 गैस मिलती है। अब इसमें एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया गया है, आप उस डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर कि अगर NO के कंसंट्रेशन को आप डबल कर दे रहे हैं, डेटा को बुक में ध्यान से देखेंगे तो जो डाटा गिवन है एक्सपेरिमेंटली लिया गया है, तो उसमें आप देखेंगे कि O2 के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर NO के कंसंट्रेशन को आप डबल कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आपका हो रहा है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। यानी इसका कंसंट्रेशन आपने 2 टाइम्स किया तो रिजल्ट आपका हो गया 4 टाइम्स, यानी 2 के पावर के रूप में गया, 2 के पावर 2 के रूप में हो गया। और उसी में अगर आगे देखते हैं कि NO का कंसंट्रेशन फिक्स रखते हुए आप O2 का कंसंट्रेशन डबल कर दे रहे हैं, तो उसमें जो रेट हो रहा है वो हो जा रहा है आपका ये इसका डबल टाइम। इसको यानी O2 को जब आप डबल कर रहे थे तो इसका प्रोडक्ट का भी रेशियो आपका डबल ही हुआ, जबकि इसमें 4 टाइम्स हुआ। तो आप कह सकते हैं कि NO के हिसाब से पावर में बढ़ रहा है और O2 के हिसाब से सीधे बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जब हम इस कंक्लूजन के आधार पर रेट जब इसका लिखेंगे रेट लॉ, तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू NO के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 का कंसंट्रेशन का पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये हो गया। अगर इसी का डिफरेंशियल टर्म में लिखते हैं तो माइनस dr/dt इक्वल्स टू
K इंटू NO का कंसंट्रेशन का पावर 2 इंटू O2 का कंसंट्रेशन। तो इसी तरीके से दूसरा हम लोग देखते हैं कि CH3CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन को जब आप रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है और HCl बन रहा है। तो इस रिएक्शन में जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया जाता है तो पाया जाता है कि इसके अनुसार यानी क्लोरोफॉर्म के कंसंट्रेशन के अनुसार डायरेक्ट है, जबकि क्लोरीन के कंसंट्रेशन के अनुसार स्क्वायर रूट के रूप में मिलता है। तो उसके लिए रेट हो जाता है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 था तो 1 रहा, लेकिन Cl2 का 1 था, जबकि यहाँ पर पावर आपका 1/2 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका एक्स वाई का जो वैल्यू हुआ x तो मिल गया a के बराबर, लेकिन y का वैल्यू b के बराबर नहीं मिला। उसी तरीके से इस रिएक्शन में देखिए कि CH3COO(C2H5) यानी इथेनोइक एसीटेट इथाइल इथेनोएट हो गया, और H2O से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें बन रहा है आपका इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। तो इस रिएक्शन में भी जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसके कंसंट्रेशन के अनुसार सीधे बढ़ता है, जबकि इसके कंसंट्रेशन के अनुसार 0 होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि रेट इसके लिए हो गया K इंटू CH3COO(C2H5) का पावर 1 और H2O के मोलर कंसंट्रेशन का पावर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक्स वाई का वैल्यू A और B के इक्वल नहीं था, जबकि ऊपर वाले में A के और B के इक्वल था। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और उनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करके तब उसका रेट लॉड निकाला जाता है कि किस में कैसे वेरिएशन होता है। लेकिन हर केस में ये दोनों का जो सम होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? अगर हमको यूनिट दिए, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें कहीं कहीं यूनिट दिया रहता है और यूनिट के आधार पर ही आपको पहचान करना पड़ता है कि उसका ये कौन सा ऑर्डर है। तो उसके लिए हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अनुसार रिएक्शन का यूनिट हमको चाहिए। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो इस रिएक्शन में कोई भी रेट लॉ से लिखते हैं तो K जो आता है आपका रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, उस यूनिट के आधार पर आप उस ऑर्डर ऑफ इक्वेशन को भी पहचान सकते हैं। तो अब हम इसको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन पर विचार करते हैं कि फॉर अ जनरल रिएक्शन A प्लस B प्लस C प्लस D, तो इसका रेट तो आप जान चुके हैं कि रेट हम लिखते हैं कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो X प्लस Y होगा, इसको आपने N मान लिया, ठीक है। तो अब K का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो K का वैल्यू क्या होगा, रेट डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो अब ये जब लिख लिए आप, तो अगर हमको इसका यूनिट निकालना है तो यहाँ पर रेट है, और रेट के बारे में आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और फिर बाई के नीचे ये जो दिया गया है A का पावर X इंटू B का पावर Y, तो A और B दोनों का अगर सेम वैल्यू लिया जाता है तो उस समय में क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन सेम वैल्यू में लेकर के तब ये X प्लस Y के बराबर पावर हो जाएगा कंसंट्रेशन का, और x प्लस वाई का मतलब कि n हम लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम यूनिट जब लेते हैं तो यूनिट निकालने के लिए अगर टेकिंग SI यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड टाइम सेकेंड, द यूनिट्स ऑफ K आर एज फॉलो। जब K का यूनिट क्या क्या होता है, तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू, ऑर्डर को हम लोग स्मॉल n भी लिख सकते हैं, तो n का अगर हम जीरो रखेंगे तो इसी वैल्यू में जब हम जीरो रखेंगे तो देखिए कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, और बाई में यहाँ पर टाइम्स सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू हो गया। और जब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं कंसंट्रेशन का पावर
जीरो से, तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो मतलब ये पूरा 1 हो गया, तो इधर तो कुछ रहा ही नहीं। तो वैल्यू क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो वही उसका जीरो ऑर्डर का हो जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 होगा, और जब 1 होगा तो यहाँ तो आपका मोल पर लीटर पर सेकंड है ही, और यहाँ कंसंट्रेशन का पावर जब 1 लिखेंगे तो यहाँ भी कंसंट्रेशन, यहाँ भी कंसंट्रेशन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 बाई टाइम। 1 बाई टाइम का मतलब टाइम का आप सेकंड ले रहे हैं, तो 1 बाई सेकेंड यानी पर सेकंड हम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हो जाता है पर सेकंड, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर का वैल्यू होगा 2, और इसमें देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखेंगे, और यहाँ भी कंसंट्रेशन का पावर जब 2 लिखेंगे तो एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कट जाएगा, तो नीचे में क्या बचा, यहाँ 1 बाई टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइम का मतलब कि पर सेकंड आप लिख लिए, और कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, तो जब ऊपर था तो हम लिख रहे थे कि मोल पर लीटर, तो जब वो चीज़ नीचे आ गया तो पावर उलट जाएगा, यानी लीटर पर मोल हो जाएगा। तो उसको आप लिख सकते हैं कि पर मोल लीटर पर सेकंड, चाहे लीटर पर मोल पर सेकंड। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम में आपको ऐसा यूनिट दिया रहेगा तो उसके आधार पर ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन करते समय कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो इस यूनिट के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, या कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ दिया जाता है कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया रहेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, अब वैल्यू दे करके आप सीधे कहेगा कि आप बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकंड ऑर्डर का है कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप उसके यूनिट को देखेंगे, और यूनिट देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर का है। तो आप इसको नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। वीडियो को एग्जाम्पल्स हैं चाहे रूल्स हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा रिवीजन के लिए आगे। और उसके बाद इसको याद भी कर लेना है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसानी से पकड़ा जाए। अब इसके बाद इसमें 1-2 और टॉपिक हैं, उस टॉपिक में आपका होता है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो रिएक्शन केवल एक स्टेप में हो जाते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं बीच में, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट निकालना होता है, कांस्टेंट निकालना होता है, रेट लॉ निकालना होता है, तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शंस के टाइप में टर्म में तोड़ करके ब्रेक करके स्प्लिट करके तब निकालना आसान होता है। तो इसके बाद एक और है मोलिक्यूलरिटी, उसको डिफाइन कर लेते हैं तो हमारा ये वीडियो कंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए एक टर्म है मोलिक्यूलरिटी। तो मोलिक्यूलरिटी डिफाइन क्या होता है कि ये सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड होता है। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज का वह नंबर, इट इज़ द नंबर, ये नंबर है आपका, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हो गया आपका नंबर, तो इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये मेन चीज़ है कि इसका मीनिंग मोलिक्यूलरिटी का हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन से ही रिलेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब उस एलिमेंट्री रिएक्शन में किसी भी स्पीसीज का रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एक बार में एक स्टेप में जितने स्पीसीज को, जितने उसके पार्टिकल्स को या मोलिक्यूल्स को टकराना है, कोलाइड करना है, उसी नंबर को हम उसकी मोलिक्यूलरिटी कहेंगे। यानी कितने मोलिक्यूल्स टकरा करके कोलाइड करके रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली ये टर्म जो मोलिक्यूलरिटी है, यहाँ पर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं करते हैं। जबकि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, रेट लॉ को आप वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटली,
और उससे फाइंड होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन मोलिकुलरिटी का वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होता है। मोरओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग चाहे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो या एलिमेंट्री हो, दोनों के लिए वैलिड है। जबकि मोलिकुलरिटी का वैल्यू मीनिंग इसका रेफरेंस केवल एलिमेंट्री के लिए है, आपको ये कॉम्प्लेक्स के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बात है। दूसरी बात ये है कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर मोलिकुलरिटी की बात करें तो वहाँ पर जो उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जब वो स्टेप वाइज तोड़ते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप वाला होता है रिएक्शन, उसकी मोलिकुलरिटी को ही हम उसका रेफरेंस में मान लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। वैसे ओवरऑल हर पार्ट का लेकर के बनाया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो वही लिखा गया है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। और ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल बात है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बात नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह। तो आज की वीडियोज में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन, रेट रिएक्शन, रेट लॉज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर के का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना, उसके अलावा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डेफिनेशन और मोलिकुलरिटी का डेफिनेशन देखा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप एक दो बार पढ़ करके उसको रिवाइज करके अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लें। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो हम उसका वेलकम करते हैं, आप इसको पोस्ट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।